मैं विकास चौहान एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीके और जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कवर कराऊंगा, जो कि जेल प्रहरी एग्जाम और भी जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहद खास होने वाले क्वेश्चन है। अब ये मत समझिए कि जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे तो जेल प्रहरी में ही काम आएंगे। इन्हें आप नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन। मैं गारंटी लेता हूँ जेल प्रहरी में तो काम आएंगे, या जेल प्रहरी के एग्जाम में तो ये आएंगे ही क्वेश्चन। साथ ही अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सब में कॉमन क्वेश्चन जो है ये आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप करंट अफेयर जो हैं डेली और जितने भी हमारे पीडीएफ है उनको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही फेसबुक इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? मध्य प्रदेश में दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1975 सॉरी 1978 और ऑप्शन डी है 1970। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं आंसर अपना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1970। और मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण कर यह गौरव हासिल किया था 1970 में। और यहाँ पर किसका किया था तो राष्ट्रीयकरण? तो यहाँ तेंदुपत्ते का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, एमपीपीएससी पूछ चुका है और भी जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन ए है उमरिया, ऑप्शन बी है डिंडोरी, ऑप्शन सी है शिवपुरी और ऑप्शन डी है आपका बालाघाट। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डिंडोरी। ठीक है, जो कि डिंडोरी में क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना। भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? तो भारत में 4 राष्ट्रीय उद्यान और 4 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक जो है आपके मध्य प्रदेश के डिंडोरी में है। तो यहाँ पर भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 32 पहाड़ियों से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घिरा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बताइए इसका आंसर अगर पता हो तो आपको, और नहीं पता तो जो वीडियो है उसको देख लीजिए और डबल से आंसर बताइए आप वीडियो को देखकर। कमेंट जरूर करें आंसर को। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। नोट कर लीजिएगा। और स्थित कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपका उमरिया में। कहाँ पर? उमरिया में। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, उमरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन है हमारे पास, है ना, दूसरी वन नीति की बोल रहा है, वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी जो है 2005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005। और यह पहली वन नीति कब बनी थी? यहाँ पूछा गया है दूसरी वन नीति, तो पहली वन नीति कब बनी थी? तो मैं आपको बता दूं, पहली जो वन नीति है वो 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952 में। और उसके बाद 53 वर्षों के बाद बनी, है ना, वर्षों के बाद आपकी दूसरी जो वन नीति है 2005 में बनी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल। कुंवारी ये एक नदी है दोस्तों, कुंवारी नदी। इसका उद्गम जो स्थल है, उद्गम स्थल क्या होता है? उद्गम का होता है कि कहाँ से निकली है नदी। ठीक है, तो कहाँ से निकली है नदी, उद्गम स्थल इसका कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारे पास शिवपुरी का पठार, ऑप्शन बी है भिंड, ऑप्शन सी है लहार और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए जल्दी से जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
शिवपुरी का पठार, यह सिंध की सहायक नदी है, ठीक है, किसकी, सिंध की, जो भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध में मिल जाती है। ऐसा मिलती कहाँ पर है ये, यानी कि निकली कहाँ से, शिवपुरी के पठार से निकली है, और मिली कहाँ पर है ये, तो कहाँ से मिल जाती है दोस्तों, ये तो भिंड में, जो भिंड की लाहौर एक तहसील है दोस्तों, ये भिंड है ना, इसकी एक लाहौर एक तहसील है, और लाहौर तहसील में सिंध नदी में ये जो नदी है मिल जाती है, कौन सी, कुंवारी नदी। तो ये लिख लीजिएगा आप, अच्छे से नोट बना लीजिएगा कि जो कुंवारी नदी है वो उसका उद्गम स्थल शिवपुरी का पठार है, यानी कि वहाँ से निकली है, और कहाँ मिल जाती है, तो भिंड की लाहौर तहसील में जो है सिंध नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है। पांडव जलप्रपात, पांडव एक जलप्रपात है जिसका जलप्रपात का नाम है पांडव जलप्रपात, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है पंचमढ़ी के निकट, ऑप्शन बी है पन्ना के निकट, ऑप्शन सी है रीवा के निकट, और ऑप्शन डी है सागर के निकट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्ना के निकट। अब देखिए जो बाकी अदर ऑप्शन है इसको भी हम अगर डिस्कस करें, तो जो रीवा में है, इसके पहले मैं बताता हूँ आपको पंचमढ़ी में, ठीक है ना। जो पंचमढ़ी में कौन सा जलप्रपात है, लिख लीजिएगा, पांडव जलप्रपात जो है ये है आपका पन्ना में, है ना। तो पंचमढ़ी में कौन सा जलप्रपात है, तो पंचमढ़ी में अप्सरा जलप्रपात है, कौन सा, अप्सरा जलप्रपात। और रीवा में कौन सा जलप्रपात है, तो रीवा में पूर्वा जलप्रपात है दोस्तों, पूर्वा। ये इनमें से कोई सा भी जलप्रपात आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो ये चारों लिख लीजिएगा आप। पंचमढ़ी के निकट कौन सा जलप्रपात है, तो वहाँ पर अप्सरा जलप्रपात है, अप्सरा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में पन्ना के निकट आपको पता ही है जो पांडव जलप्रपात है, रीवा में पूर्वा जलप्रपात है, और जो आपका सागर है, सागर में जो भालकुंड जलप्रपात है, कौन सा, भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामघाट मध्य प्रदेश में, रामघाट मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता काफी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, देखिए ऑप्शन ए शिप्रा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, और ऑप्शन डी है सोन नदी। देखिए यहाँ पर जो है इसका जो क्वेश्चन और तरीके से बन सकता है, देखिए इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता दूं, शिप्रा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। जो रामघाट है वो शिप्रा नदी पर बनाया जाता है, और शिप्रा नदी उज्जैन में दोस्तों, है ना। और उज्जैन में स्थित धार्मिक स्थल है उज्जैन, आप सभी को जानते हैं कि महाकाल की ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर उज्जैन में है ना। तो दक्षिण मुखी जो ज्योतिर्लिंग है ना। और सबसे बड़ी खास बात उज्जैन की यह है कि यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो महाकुंभ मेले में क्या होता है दोस्तों, जब स्नान रहता है, महाकुंभ मेले में जब स्नान रहता है तो वो रामघाट पर होता है। और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी हुई होती है यहाँ पर स्नान के लिए, कौन से, रामघाट पर। किस टाइम पर, तो महाकुंभ मेले के आयोजन के टाइम पर यहाँ पर भीड़ जो है उमड़ी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी किस बेसिन के अंतर्गत आती है। सोन नदी जो है वो किस बेसिन के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे हम, चंबल बेसिन, ऑप्शन बी है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी है गंगा बेसिन, और ऑप्शन डी है यमुना बेसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। अब मैं आपको बता दूं बेसिन क्या होते हैं। बेसिन होते हैं दोस्तों, एक नदी जब निकलती है उस नदियों में कई छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो मिल जाती है इस तरीके से। आप सभी जानते हैं एक छोटी नदी यहाँ आ रही है, एक आ रही है, मुख्य नदी होती है। और ये जो नदी है ये आपकी जो है गंगा नदी, सबसे बड़ी नदी है ना। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं इन्हें कहते हैं बेसिन। कई सारी मतलब मिलती रहती है, कई सारी नदियाँ हैं बारीक छोटी छोटी नदियाँ, इसको कहते हैं बेसिन। तो गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल का संसाधन जो है मौजूद है, जल संसाधन, यानी कि 1/4 देश के 1/4 जल संसाधन मौजूद है कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर। गंगा बेसिन में जो देश की एक नदी है, यहाँ का एक अलग क्वेश्चन बनता है, सोन नदी गंगा बेसिन में है। सोन नदी जो है आपकी ये गंगा बेसिन के अंतर्गत ही आती है, अभी मैंने आपको बताया। और यह जो नदी है यह मध्य प्रदेश किन राज्यों से होकर बहती है, तो यह देखिए मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, है नहीं, बहती हुई पटना के समीप, और पटना में भी है ना, पटना के समीप जो दीनपुर में गंगा में मिल जाती है, दीनपुर में जो है गंगा, वहाँ पर ये नदी जो है मिल जाती है, सोन नदी, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदौर नदियों के संगम की जगह है, मतलब दो नदियों का संगम हुआ है, वह कौन से नदियाँ हैं जो दो जिनका संगम इंदौर के निकट हुआ है।
इन दो नदियों के संगम की जगह है। इंदौर कौन सी दो नदियों के संगम की जगह है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। नर्मदा और ताप्ती नदी, सिंधु और शिप्रा नदी, शिप्रा और केन नदी, और खान और सरस्वती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान और सरस्वती नदी। ठीक है। और ये क्या था दोस्तों, इंदौर जो था रानी अहिल्याबाई होलकर के राज्य में इस शहर की योजना बनी और निर्माण यहाँ हुआ था। ठीक है। और इस शहर का नाम 18वीं सदी में, कौन सी सदी में दोस्तों? 18वीं सदी में जो था इंदेश्वर मंदिर के नाम पर, इंदेश्वर मंदिर। अब याद रखिएगा, ये इंदौर का नाम किस नदी किस मंदिर के ऊपर पड़ा था? तो 18वीं सदी में इंदेश्वर मंदिर के नाम पर यहाँ का नाम क्या पड़ा? इंदौर पड़ा। और यह सरस्वती और कान्हा, ये इस नदी को क्या बोलते हैं? खान नदी को कान्हा नदी भी बोलते हैं, कान्हा। ठीक है, कान्हा, ये याद रखिएगा आप। कान्हा नदी भी इस नदी को बोलते हैं, खान नदी को। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और इंदौर को मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, मध्य प्रदेश का हार्ट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंदौर को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी की लंबाई कितनी है? अब सोन नदी हम बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। सोन नदी किसकी बेसिन जो है गंगा नदी की सहायक नदी है या बेसिन है गंगा नदी का। ठीक है, गंगा बेसिन के अंतर्गत सोन नदी जो है वो आती है ना। और इसकी लंबाई कितनी है सोन नदी की? तो ये भी एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 380 किलोमीटर में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में सब किलोमीटर में है ये, 580, 780 और 980 किलोमीटर। तो चलिए कितने किलोमीटर है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 780 किलोमीटर। ठीक है। और सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, आप सभी जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। उद्गम इसका कहाँ से हुआ? तो मेकाल पर्वत के अमरकंटक से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो मेकाल पर्वत मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो है, अमरकंटक से हुआ, मेकाल पर्वत से अमरकंटक के। ठीक है। अन्य नाम इसका क्या है? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सोनभद्र इसका अन्य नाम है, सोनभद्र। यानी कि सोन नदी को सोनभद्र भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही हमारे आप जो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां से आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको क्विज टेस्ट होंगे, वो भी आप सर को वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा फायदा है आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने में। साथ ही आप हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप सारे जो है आपके लिंक जो मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।